गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम है इसकी जो तैयारी है वो अनवरत जारी रख सकें। हमारी जो ये क्लास है वो BA सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की विषयों के संविधानों का तुलनात्मक हमारे फर्स्ट पेपर है इसकी होगी। और इसमें हमारा जो परिवेश क्लासों में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के बारे में चलता है, जो वहाँ का विधानमंडल या क्या है संसद है, और एक सदनीय जानेगा क्वेश्चन आ जाए गवर्नमेंट वाला कि किस देश की जो संसद है विधानमंडल एक सदनीय तो किसकी है, चाइना की है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी हमारे ब्रिटेन हमने पढ़ा, अमेरिका हमने पढ़ा, फ्रांस हमने पढ़ा, स्विट्जरलैंड हमने पढ़ा और भारत पढ़ा। इसमें किसी भी क्या नहीं है, एक सदनीय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आज हम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसकी वास्तविक स्थिति, राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है इसकी वास्तविक स्थिति क्या है आपको ध्यान है। हम पढ़ चुके बार बार, पहला संविधान 1954 में बना, फिर 1975 में बना, फिर 1978 में बना, और जो नया संविधान है 4 दिसंबर 1982 को, इस बात का ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस इसकी वास्तविक स्थिति द नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज जानकारी हासिल करेंगे। तो देखो, चीन में जो नया संविधान 1982 में है वो बना है, और जनवादी कांग्रेस इसको क्या बोला गया है कि सर्वोच्च अंग है। चीन का क्या है, ये सर्वोच्च अंग है। जनवादी कांग्रेस की शक्तियों और कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटेन के लोक सदन अथवा अन्य किसी भी देश की व्यवस्थापिका से भी किसी भी रूप में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसकी जो शक्ति है वो कम नहीं है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसे न केवल विधायी वरन प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ भी, विधायी नहीं, साथ में इसको प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ भी है इसके पास है। तो इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ विधायी जो कानून निर्माण की शक्तियाँ नहीं है, इसके पास में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ भी है। किसके पास, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के पास में। और नए संविधान में तो उसे राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग कहा गया, और नए संविधान में तो इसे राज्य शक्ति का क्या कहा गया, सर्वोच्च अंग कहा गया। किसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को नए संविधान में क्या कहा गया है, जो कानून निर्माण है इसका क्या कहते हैं, राज्य शक्ति का क्या कहा गया है, सर्वोच्च अंग कहा गया है। इस बात का ध्यान रखना। तो विधान विधायी शक्तियाँ है, साथ साथ में इसके पास में क्या है, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ भी है, इस बात का भी ध्यान रखना। चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जनवादी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चीन में हमने पढ़ लिया कि शासन व्यवस्था और चीन में क्या एकात्मक है, चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण उसकी जो जनवादी कांग्रेस है इसकी शक्तियों पर किसी प्रकार का क्या नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, और इसके द्वारा किसी भी विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है। तो चीन की जो संसद है, चीन की जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, ये किसी भी विषय पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यपालिका के किसी भी पदाधिकारी को क्या नहीं है, निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय जो कार्यपालिका है इसके किसी भी विषय पर किसी भी पदाधिकारी को क्या नहीं है, निषेधाधिकार। निषेधाधिकार का मतलब होता है मना करना। किसी भी पदाधिकारी को क्या नहीं है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ने कोई भी कानून बना दिया तो कोई भी चीन चाइना का पदाधिकारी ऐसा नहीं है तो उसको क्या कर दे, निषेध कर दे या मना कर दे। निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। चीन में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की भी, चीन में न्यायिक जो पुनर्निरीक्षण है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन है, उसकी भी क्या नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। जिस प्रकार से भारत में, अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन है, वैसे सबसे सर्वोच्च अमेरिका में है। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की चीन की जो संविधान है उसमें किसी प्रकार की क्या नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। इस दृष्टि से जनवादी कांग्रेस को कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन की संसद या पूर्व सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत से भी अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसको ब्रिटेन की संसद हम बोलते हैं। और किसी देश की अगर संसद शक्तिशाली तो किस देश की है, ब्रिटेन की, क्योंकि ब्रिटेन की संसद सिर्फ आदमी का, महिला या व्यक्ति का, सिर्फ पुरुष का महिला और महिला का क्या इसलिए नहीं बना सकती, बाकी वो कुछ भी कर सकती है। तो उसी की बात है, ब्रिटेन की संसद और पूर्व सोवियत संघ की जो सर्वोच्च सोवियत थी उससे भी क्या है, अधिक शक्ति प्राप्त है। किसके पास है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के पास। नया संविधान जो 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उन अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो संविधान के द्वारा राज्य सत्ता के अन्य किसी अंग को प्रदान नहीं की गई है। ये उपबंध बहुत ही व्यापक है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है
जिनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई। संविधान में जिन शक्तियों की चर्चा नहीं की गई उन पर भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उन शक्तियों का भी क्या कर सकती है, प्रयोग कर सकती है। ऐसा क्योंकि वहाँ पर क्या है, एकात्मक शासन है और कोई भी पदाधिकारी है उसके पास क्या नहीं है, निषेधाधिकार की शक्ति नहीं है। ऐसी कोई भी व्यवस्था अमेरिका, भारत या पूर्व सोवियत संघ के संविधानों में नहीं है। केंद्रीय सतह जनवादी कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना ही इस उपबंध का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि जनवादी कांग्रेस केवल संविधानों के प्रश्नों पर ही सर्वोच्च और शक्तिशाली संस्था है। वास्तविक जो बातें वो दूसरी है। ये बातें हैं वो मतलब संविधान में ये क्या है, सर्वोच्च है या शक्तिशाली है। वास्तव में जो एक्चुअल इसकी स्थिति है वो क्या है, हम जानेंगे। तो देखो इसमें सर्वोच्च और शक्तिशाली संस्था है तथा वास्तविक स्थिति दूसरी। इसके कई कारण है। पहला है जो जनवादी कांग्रेस है इसका वास्तविक स्थिति के कारण क्या है, तो इसकी अत्यधिक विशाल इसकी सदस्य संख्या क्या है, इसकी अत्यधिक विशाल सदस्य संख्या के कारण, इसकी अत्यधिक विशाल सदस्य संख्या है वो 3 नए जो संविधान है इसमें 3037 की है और इसके सदस्यों को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सदस्यों को क्या कहा जाता है, डिप्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। तो इसकी अत्यधिक विशाल सदस्य संख्या लगभग 3037 के कारण ये किसी भी मामले पर ठीक प्रकार से क्या नहीं कर सकती, विचार नहीं कर सकती। किसी भी मामले पर ठीक प्रकार से क्या नहीं कर सकती, विचार नहीं कर सकती। और विचार क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी विशाल सदस्य संख्या है। तो ये भी इसका है, अगर कोई भी है, कोई भी मामला है उसको क्या नहीं कर सकती, विचार नहीं कर सकती, क्योंकि सदस्य संख्या क्या है, बहुत अधिक है। इसके कारण दूसरा है जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत थोड़े समय लिए, जनवादी कांग्रेस है इसका अधिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होता है। हमने पढ़ा था कि इसका तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसका जो स्थायी समिति है वो 1 वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन कराएगी। तो कम से कम मतलब थोड़े समय में एक अधिवेशन होता है। और वो भी क्या होता है, हालांकि ऐसे अगर ज़रूरत पड़ जाए या आवश्यकता पड़ जाए तो वो भी बुला सकती है, परंतु कहने का मतलब है इसका अधिवेशन है वो बहुत कम समय के लिए होता है। अधिवेशन है वो बहुत कम समय के लिए होता है। इसका अधिवेशन है वो बहुत कम समय के लिए होता है। जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होने के कारण समस्त वास्तविक शक्ति इसके 17वें काल में कार्य करने वाली स्थायी समिति में है। सारी जो शक्तियाँ हैं तो किसमें केंद्रित होगी, स्थायी समिति, क्योंकि स्थायी समिति है इसी का काम होता है इसका चुनाव करवाना, इसकी जो सारी इसका अधिवेशन नहीं चल रहा है तो इसके कार्य करना, ये काम किसको, स्थायी समिति के। तो सारी शक्तियाँ तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की शक्तियाँ और किसमें होगी, स्थायी शक्तियों के केंद्र में आ गई। सारी शक्तियाँ जो स्थायी समिति है इसके हाथ में आ गई। जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन बहुत थोड़े समय के लिए होने के कारण समस्त वास्तविक शक्ति इसके 17वें काल में कार्य करने वाली स्थायी समिति के पास केंद्रित हो गई है। यद्यपि स्थायी समिति जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, परंतु उत्तरदायित्व सिर्फ क्या है, कागजी। हालांकि उत्तरदायी बताया गया है इसको, उत्तरदायित्व सिर्फ क्या है, कागजी है। तो इस प्रकार से जाना करना राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसको किस प्रकार से संविधान में बताया गया शक्तिशाली है, परंतु इसकी जो शक्तियाँ है वो किसके पास आ गई, स्थायी जो समिति इसके पास आ गई है। और इसका जो उत्तरदायित्व वो सिर्फ क्या है, कागजों तक क्या है, सीमित है। तीसरा है साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही, जो साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ होते हैं। साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ होते हैं। इसका यही है कि अगर साम्यवादी दल का जो नेता है वो इसका क्या होता है, सब कुछ होता है, वही सर्वोच्च होता है। साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ है, वे ही नीतियों का निर्माण करते हैं। और ये जो नेता होते हैं साम्यवादी दल के, यही क्या करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। साम्यवादी दल के नेता यही नीतियों का निर्माण करते हैं, यही सब कुछ होते हैं। स्थायी समितियाँ जनवादी कांग्रेस को केवल संवैधानिक और औपचारिकताओं के नाते अपनी स्वीकृति की मोहर लगाती है। स्थायी समिति और जनवादी कांग्रेस, स्थायी समिति और जनवादी कांग्रेस क्या है, अपनी मोहर लगाती है। बाकी जो काम निर्माण करता है साम्यवादी जो दल का नेता होता है वही क्या होता है, सर्वोच्च होता है और उसी के अधीन सारे काम होते हैं।
तो साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ है, वे ही नीतियों का निर्माण करते हैं। स्थायी समिति या जनवादी कांग्रेस तो केवल संवैधानिक और औपचारिकताओं के नाते अपनी स्वीकृति की क्या है, मोहर लगाती है। तो इस प्रकार से जनवादी कांग्रेस के कार्यों तथा कार्य प्रक्रिया है, इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि जनवादी कांग्रेस क्या है, एक दिखावे की संस्था मात्र है। जनवादी कांग्रेस है वो क्या है, एक दिखावे की संस्था मात्र है, जबकि इसकी जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ किसके पास होती है, साम्यवादी दल का जो सर्वोच्च नेता होता है उसके पास होती है। जिस प्रकार से अभी वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है, जिसने इसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के माध्यम से अपने को आजीवन क्या बनवा लिया, राष्ट्रपति निर्वाचित करवा लिया। तो कहने का मतलब ये उस नेता पर निर्भर करता है। ये जो सिर्फ क्या है, औपचारिक संस्थाएं मात्र होती है, जो सिर्फ क्या लगाती है, मोहर लगाती है। विभिन्न अधिवेशनों में प्रतिनिधियों ने सरकारी प्रतिवेदनों, नीतियों और संकल्पों आदि के विरुद्ध जानने के बारे में, आदि के विरुद्ध जिनके बारे में निर्णय है वो कौन करते हैं, साम्यवादी दल करते हैं। कोई भी संस्था है, कोई भी समिति है, उसका जो निर्णय करने का काम किसका है, साम्यवादी दल का है। कोई भी अधिवेशन, विभिन्न अधिवेशनों में प्रतिनिधियों ने सरकारी प्रतिवेदनों, नीतियों और संकल्पों आदि के विरुद्ध जिनके बारे में निर्णय वो साम्यवादी दल के द्वारा लिए जाते हैं। न तो कुछ कहा और न ही मत दिया, सभी प्रतिनिधियों ने हाथ उठाकर उन्हें क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। कहने मतलब ये साम्यवादी दल का जो सर्वोच्च नेता होता है, इसने अगर कोई भी बात बोल दी तो वो प्रतिनिधि है वो क्या कर लेंगे, उसकी बात की हाँ में हाँ मिला देंगे। तो सभी प्रतिनिधि हाथ उठाकर उसे स्वीकार कर लेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि जनवादी कांग्रेस तो एक साधन मात्र है जिसका प्रयोग चीन का साम्यवादी दल अपने अधिनायकवाद को छिपाने और बनाए रखने के लिए करता है। जिसका प्रयोग चीन क्या करता है, अपने अधिनायकवाद है इसको छिपाने के लिए, और इसका प्रयोग करता है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है इसका प्रयोग करता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जनवादी कांग्रेस तो एक साधन मात्र है जिसका प्रयोग चीन का साम्यवादी दल अपने अधिनायकवाद को छिपाने और बनाए रखने के लिए करता है। अब यदि कोई सदस्य दल के निर्णयों की आलोचना का साहस करे तो उसे दक्षिणपंथी करार देकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, एक्चुअल पोजीशन है, इसके बारे में होगी। तो ये औपचारिक जो संस्था है ये साधन मात्र है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ से बार एग्जाम में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस इसकी वास्तविक स्थिति पर चालने वाला क्वेश्चन है वो आता है। तो अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। और इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय में आप अपने घर पे रहो, किसी भी अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर मत निकलो, और अपनी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन को अनवरत जारी रखो। धन्यवाद।